हाय एवरीवन, फ्री फंड कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है गणेश कुमार और मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ जनरल स्टडीज़ की सभी क्लासेस जो कि यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है और साथ ही में 12th के स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई सीरीज़ जिसमें हमने सब्जेक्ट लिया है हिस्ट्री को। हिस्ट्री में आज सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1st 12th क्लास जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको हम पढ़ेंगे। सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले आज हम जो पढ़ेंगे वो थोड़ा है कि हम हिस्ट्री को पढ़ते कैसे हैं, हम सोर्सेस कहाँ से ढूंढते हैं हिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो ये रिलेटेड है कहाँ से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से। तो स्टार्ट करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन विश्व की सबसे ज़्यादा प्राचीन सभ्यताओं में से एक है जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। अगर हम बात करें 1921 में, जो कि मैं बात करी गई आज से 450,000 साल पहले की जो बात है, कैसे लिखी गई, क्या वो स्रोत थे। अगर हम बात करें हमारे पास क्या स्रोत है हिस्ट्री पढ़ने के, तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास जो स्रोत है वो है किताबें। टुडे वी गेट नो अबाउट हिस्ट्री फ्रॉम बुक। ठीक है, हमें जो कुछ भी पता है अभी हमने कहाँ से पढ़ा है, हमने किताबों से ही पढ़ा है। लेकिन वेयर डिड द हिस्टोरियन नो अबाउट आवर पास्ट। जो हिस्टोरियन इतिहासकार है वो कहाँ से लाते हैं हिस्ट्री को, कहाँ से उन्हें पता चलता है, क्या वो स्रोत है, पहले हम वो जानेंगे। देयर आर टू मेजर सोर्सेस। फर्स्ट जो सोर्सेस है वो है क्या, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। ठीक है, एंड जो सेकंड है वो है लिटरेरी सोर्सेस। फर्स्ट क्या है, पुरातात्विक जो साक्ष्य होते हैं, फर्स्ट वो है, एंड सेकंड जो है वो है लिटरेरी सोर्सेस। ठीक है, अगर हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की बात करें, जैसे कि मैं बात करूं कहाँ की, सिंधु सभ्यता की या हड़प्पा सभ्यता की अगर मैं बात करूं, तो मैं आपको बता दूं अभी तक 1000 से ज़्यादा साइटें खोजी जा चुकी है। कहाँ, सिंधु घाटी सभ्यता में 1000 से ज़्यादा साइट्स खोजी जा चुकी हैं। अगर इंडस वैली के हम साक्ष्यों की बात करें तो हम पाएंगे क्या, स्नानागार हमारे पास है, वहाँ की बिल्डिंग्स हमारे पास है, पुरातात्विक साक्ष्य हमारे पास है, साथ ही में जो अन्नागर है वो भी हमारे पास है। ये जो मेजर जो हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य हैं ये हमें क्या देते हैं, ये आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंसेस हमारे पास हैं ये मजबूत बनाते हैं हमारे किसे, जो हिस्टोरियन हैं उनकी बातों को, उनके द्वारा लिखे गए जो तत्व जो थ्योरीज है उन्हें वो एकदम कठोर मजबूत बनाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें लिटरेरी सोर्सेज की, ठीक है, लिटरेरी सोर्सेज की अगर हम बात करें तो हम देखेंगे जैसे कि चाणक्य हैं, चाणक्य ने क्या लिखा, अर्थशास्त्र लिखी। अगर हम देखेंगे मैगस्थनीज के बारे में बात करें तो हम बात करेंगे किसकी, इंडिका की बात करेंगे। अगर हम बात करें वैदिक सभ्यता में हम देखते हैं ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, इन जो सभी चारों वेद है इनके बारे में हमें क्या मिलता है, ये सभी क्या है लिटरेरी सोर्सेज में आते हैं। जब ये लिखा गया है तभी तो लोग हिस्टोरियन ने ये पढ़ पाए, वो जब पढ़ पाए हमारे समक्ष वो सभी चीजें आ पाई। यही मैं आपसे समझने के लिए कह रहा हूं कि हिस्ट्री जो हिस्टोरियन के पास आती है वो आती कैसे हैं। अगर लिटरेरी सोर्सेज की मैं बात करूं तो क्या एक हिस्टोरियन है जो एक काफ़ी फेमस इतिहासकार हैं, उनका नाम है श्रीमती ज्योति लहरी। उन्होंने कहा कि एक युग ऐसा था जो कैसा था, वो युग चेहरा विहीन था, मतलब लोग फेस नहीं दिखते थे। वो ऐसा क्यों कहा गया मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन जो अशोक था पहला ऐसा राजा था जिसने डायरेक्टली कांटेक्ट करना स्टार्ट किया, किसके साथ, प्रजा के साथ। ठीक है, लोगों के साथ जुड़ना स्टार्ट किया। अब हम बात करेंगे कि वो इन्हें ये नॉलेज कहाँ से मिली, तो यही है लिटरेरी सोर्सेस। क्योंकि अशोक ने अपने शिलालेखों में 14 ऐसे रूल्स लिखाए थे जो फॉलो करने थे किसे, प्रजा को, जनता को वो फॉलो करने थे। और ये सभी हमें कैसे मिला, लिटरेरी सोर्सेस से। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। लेकिन अगर मैं यहीं पे बात करूं किसकी, हड़प्पा सभ्यता की अगर मैं बात करूं तो हड़प्पा सभ्यता में आपने एक बहुत ही फेमस नाम सुना होगा जो है क्या, द ग्रेट बाथ। जो स्नानागार हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, अगर मैं यहाँ इस स्नानागार की बात करूँ
तो इस यहाँ पे भी इतिहासकारों के बड़े मतभेद रहते हैं। कुछ इतिहासकार का कुछ कहना है, कुछ का कुछ कहना है। अगर मैं देखूं जो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक पक्ष है, हमारे पास हड़प्पा सभ्यता के आर्कोलॉजिकल एविडेंस तो हैं और साथ ही में हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज भी हैं, लेकिन क्या हम उन्हें पढ़ने में अभी तक सक्षम हो पाए हैं? नहीं। अभी तक हड़प्पा सभ्यता के कोई भी लिटरेरी सोर्स पढ़े नहीं गए हैं। अभी तक हमें सिर्फ अनुमान है जो हमें मिला। कहाँ से? पुरातात्विक साक्ष्यों से मिला हुआ है। उन्हीं के द्वारा, उसी के कारण अभी तक हम पढ़ पा रहे हैं। क्या पढ़ पा रहे हैं? हड़प्पा सभ्यता को पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या है, सिर्फ एक ही पक्ष अभी तक हमारा मजबूत बना है। जब तक दोनों पक्ष नहीं मिलेंगे, बोथ आर इंपॉर्टेंट टू गेट क्लियर पिक्चर। मतलब है जब तक लिटरेरी सोर्सेज एंड आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हमें नहीं मिल जाते, तब तक हमारी जो पिक्चर है वो हमारे सामने क्लियर नहीं आती। अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपसे बात करूं तो एग्जाम्पल में हम देखेंगे ये स्नानागार है, तो कहीं ना कहीं इसकी क्या सोशल लाइफ भी रही होगी। क्या रही होगी? सोशल लाइफ भी रही होगी। जो बहुत से इतिहासकार ऐसे हैं जो मानते हैं कि ये स्नानागार रिलेटेड है कहाँ से? रिलीजन से। उनका मानना है, उनका कहना है कि अभी जो मंदिरों के बाहर आप कुंड देखते हैं जिसमें लोग स्नान करते हैं, ये उन्हीं से रिलेटेड है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि लोग अपने पर्सनल हाइजीन का यहाँ पे ध्यान रखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये नॉर्मल सा धर्म से जुड़ा हुआ है, जिसमें जिस तरह अभी मंदिरों के बाहर कुंड होते हैं, उसी प्रकार यह भी एक स्नानागार है। ये कहना है जो ब्रिटिश इतिहासकार हैं उनका ये भी मानना है। अगर हम बात करें ये धर्म से नहीं जुड़ा है, तो क्या उस समय यहाँ के लोग इतने ज़्यादा एडवांस थे जो पर्सनल हाइजीन का प्रयोग करते थे या ध्यान रखते थे? अगर ऐसा था कि वो पर्सनल हाइजीन का ध्यान रख रहे हैं, तो साथ ही में चल रही मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसमें ऐसा क्यों नहीं पाया गया? ये उन लोगों का कहना है। लेकिन जो कई इतिहासकार हैं उनका ये मानना है जो ये स्नानागार है, स्नानागार जो है वह एक मात्र सिंपल स्नानागार है। उसमें कोई वो धर्म से रिलेटेड नहीं है। लोग उसमें पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखते थे। उनका ये कहना क्यों है? क्योंकि उस समय धर्म तो था, मगर हमें ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं जिसमें यह बयां किया गया हो कि धर्म वहां पे था, लेकिन वो धर्म व्यापक रूप से था। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि उस समय धर्म इतना व्यापक रूप से फैला हुआ नहीं था कि लोग स्नानागार बनाए धर्म के लिए। तो वहां पे जो दूसरे इतिहासकार है उनका ये मानना है। तो मेरा आपको ये बताने का पर्पस ये है कि जब तक हमें लिटरेरी सोर्सेज ना मिल जाए, ये कंफ्यूजन बना रहेगा कि ये आखिर है क्या। ये बातें क्लियर नहीं हुई है। यानी कि जब तक हमारे पास सिर्फ आर्कोलॉजिकल एविडेंस है, तो मतलब कि सिर्फ एक ही पक्ष हमारे पास है। ये दो ऐसे पक्ष हैं जिनसे क्लियर होती है हिस्ट्री, जिससे पता चलती है साफ बातें क्या हैं। ठीक है, मेरा आप लोगों से ये कहना है कि कहीं भी अगर किसी भी बात के कम साक्ष्य हैं, अगर इतिहास में हम बात करें, तो वहां पे इतिहासकारों का जो डाइवर्शन होता है वो बढ़ जाता है। लोगों में विवाद होने शुरू हो जाते हैं कि मैं सही। अगर आम भाषा में आपको मैं समझाऊं, किसी बात के अगर जो साक्ष्य है, एविडेंस है, वो कम है, तो वहां पे क्या होगा? इतिहासकारों के बीच में मतभेद होना ज्यादा संभव हो जाता है। अगर इसी के मैं एग्जाम्पल में आपसे बात करूं, तो मैं आपसे अगर बात करूं, ये रही हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन, हमारा यहाँ रहा। ठीक है, ये रहा हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट, ये रहा हमारा मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन का पार्ट। ठीक है, कई जो इतिहासकार है, अगर पहले मैं आपको डिफरेंस बता दूं, तो मेरा आपसे कहने का मतलब ये है, जिन बातों के साक्ष्य कम है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, जो यहाँ पे सिंधु सभ्यता की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे एविडेंस कम है हमारे पास, क्योंकि क्या लिटरेरी सोर्सेज है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो इतिहासकार है उनके बीच में डाइवर्जेंस बहुत ज्यादा है। मतभेद की जो संभावना है लगातार बनी रहती है।
लोगों के अपने अलग अलग विचार इसमें डाले हुए हैं। अगर इसी विचार को मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो मैं आप यहां पे देख रहे होंगे, ये रहा हमारा इंडस वैली का पार्ट और ये रहा मेसोपोटामिया। ठीक है, मेसोपोटामिया में जो आम लोगों के घर थे वो बने हुए थे किससे? कच्चे ईंटों से। किससे? कच्चे ईंटों से। ठीक है, और उसी तरह अगर हम देखें इंडस वैली में जो आम लोगों के घर थे वो कैसे बने हुए थे? पक्की ईंटों से, मजबूत घर बने हुए थे पक्की ईंटों से। आम लोगों की बात कर रहा हूं मैं, कोई राजा महाराजाओं की नहीं, सिर्फ आम लोगों की। ठीक है, उसके बाद मैं देखूं तो यहाँ पे जो रिवर थे वो ज्यादा थी। कॉटन का जो यूज हुआ सबसे पहले कपड़े बनाने के लिए यही हुआ। डेवलपमेंट यहाँ ज्यादा था कंपैरिजन में किसके? डेवलपमेंट कंपैरिजन में किसके? मेसोपोटामिया के। ठीक है, मेसोपोटामिया के कंपैरिजन में। लेकिन क्या है, कुछ इतिहासकारों का मानना है जो इंडस वैली इतनी ज़्यादा डेवलप है, यहाँ के घर इतने ज़्यादा विकसित है, विकासशील है, ये रूपांतरण हुआ कहाँ से? मेसोपोटामिया से। अब आप मान रहे हैं, क्वेश्चन क्या बन रहा है, क्या ये संभव है? जो चीज मैंने आपको क्या बताया, मेसोपोटामिया के जो घर हैं वो कच्ची ईंटों से बने हैं और वहीं पे इंडस वैली के जो घर हैं वो पक्की ईंटों से बने हैं। ठीक है, कभी आपने देखा है कि जो कमजोर चीज है वहां से रूपांतरण हुआ है मजबूत चीज की हो? जो पहले से ही अपने घर कच्चे ईंटों से बनाए हुए, क्या वो हमें रूपांतरण कर पाएगा कि वहां पक्के घर बने? ऐसा नहीं हो सकता। अगर देखा जाए तो इन दोनों के बीच क्या था? व्यापार भी, जो कम्युनिकेशन था, इनकी फ्रेंडशिप बॉन्डिंग की बात की जाए तो मानी जाती है अच्छी थी। ट्रेड जो था वो भी काफी ज्यादा सक्षम था। लेकिन क्या हो सकता है कि ट्रेड के माध्यम से इन दोनों की संस्कृति में भी चेंज आया हो कि मेसोपोटामिया की जो संस्कृति है वो चलेगी इंडस वैली में, है ना? तो कई लोगों का यह मानना है कि जो विकसित है इंडस वैली, ये रूपांतरण हुआ कहां से? मेसोपोटामिया से इसका रूपांतरण हुआ। लेकिन कई इतिहासकार इसके और भी सबूत देते हैं, जो सबूत शायद सही है। उनमें अगर हम बात करें, क्या अगर 3 फेसों में किसको बांटा गया है? 3 फेसों में बांटा गया इंडस वैली सिविलाइजेशन को। 3 फेसों में बांटा गया है। 3300 to 2600 BCE। उसके बाद जो सेकंड आता है वो है 2600 से कब तक? 19 BCE तक। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड आता है वो है 1900 से 1300 BCE। ठीक है, तो इतिहासकारों का मानना है जो ये प्राचीन काल रहा, प्राचीन काल रहा, अगर हम देखें जो मेसोपोटामिया है ये विकसित नहीं हुआ है। इससे ज़्यादा विकसित क्या है हमारे पास? इंडस वैली है। तो जो इसका इंडस वैली है ये विकसित हुई कहाँ से, कैसे ये विकसित हुई अगर मेसोपोटामिया से नहीं हुई? तो इसमें इतिहासकार जो साक्ष्य देते हैं वो ये है कि जो प्राचीन काल था इसमें ही यहाँ के घर क्या थे? अच्छी कंडीशन के थे, मतलब ऐसे नहीं थे जैसे अभी वहाँ पे अभी पाए गए, अच्छी कंडीशन के थे। ठीक है, अच्छी कंडीशन के। सेकंड फेज में ये हुआ कि अपने आप इनमें धीरे 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 डेवलपमेंट आने लगा। और सेकंड फेज जो क्या है 2600 to 1900 BCE, इस पर डेवलपमेंट इनमें क्रिएट हुआ और उसके बाद इन लोगों ने अपने आप को डेवलप करना स्टार्ट किया और टूल्स का यूज करके अपने घर पक्के बना लिए, नालियों का वहां पे यूज करने लग गए, नालियों का यूज होने लग गया। उसके बाद देखें तो वहां पे जो कुएं थे उनकी भी संख्या बढ़ गई। ऐसी 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 इसमें डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा और समझ में आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। थैंक यू।